हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रीकांत देवांगन। मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद श्रीकांत देवांगन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें, जिसको आपको मैं बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्वयं वित्त मंत्री जी के लिखे हुए जो बजट हैं उनके ही द्वारा हम लोग आज का क्लास करने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वित्त मंत्री अपने ही हाथों से बजट को लिखा है। तो पहली बार हमारे ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी के द्वारा 100 पेज का बजट अपने हाथों से लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पहली बार हुआ है कि जब कोई वित्त मंत्री, ठीक है, जब कोई वित्त मंत्री अपने हाथों से लिख रहा है कोई भी बजट। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो दोनों डेटा याद रखेंगे, ओपी चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में। अब देखिए बजट। बजट क्या होता है ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बजट क्या होता है। ठीक, देखिए, कोई भी सरकार जो होती है आने वाले समय के लिए एक फिक्स अमाउंट रखती है कि हम ये पैसा, इतना पैसा इसके लिए खर्च करेंगे, इतना पैसा इसके लिए खर्च करेंगे। तो यही जो होता है ये आपका बजट कहलाता है। जैसे कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी हम लोग कुछ प्लानिंग होता है तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास बजट नहीं है। भाई बजट मतलब क्या होता है कि आगामी जो होने वाले खर्च, जिसमें हमको खर्च करना है, उसके लिए अपने पास पर्याप्त पैसा है या नहीं। यही चीज होता है कि सरकार अपने जो आने वाले समय, जो साल भर का जो समय होता है, उसको चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए एक बजट तैयार करती है कि हम इस योजना में इतना पैसा करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, इस मद में इतना पैसा खर्च करेंगे, इसमें इतना पैसा खर्च करेंगे। यही होता है बजट। ठीक है, ये हर साल लाया जाता है सरकार के द्वारा। अब देखिए, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान में आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112, इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये और कुछ नहीं, यही है बजट। यही है, क्या है जी? बजट। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, यही बजट है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अब देखते हैं कि इसको पेश कब किया गया। तो इसको वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी के द्वारा 3 मार्च को पेश किया गया है। 3 मार्च था सोमवार। ठीक, इसीलिए शंकर भगवान जी का पूजा करके निकले थे ओपी चौधरी जी उनके अपने वाइफ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ओपी चौधरी जी के हाथों से लिखा हुआ बजट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका देख लीजिए, उनके हाथों, उनकी हैंड राइटिंग कितनी मस्त है ना, हैंड राइटिंग। ठीक है, देखिए, ये सभी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी चीज अगर आपको पढ़ने का मन है, कोई ज्यादा पेज नहीं है, 100 पेज ही है। अगर किसी को पढ़ने का मन होगा तो मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां पे जा करके 100 पेज को पढ़ लीजिएगा। मेरे को 100 पेज पढ़ने में 1 घंटे लगे हैं मुश्किल से। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको कम समय लगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ता हूं, यहाँ भी तीसरा पेज में भी एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे भी एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एक लाइन आपको नजर आएगी, रजत जयंती वर्ष। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रजत जयंती वर्ष का मतलब क्या होता है जी?
रजत जयंती वर्ष का मतलब होता है 25वां साल। ठीक है, 25वां साल। ठीक, 25वां साल। तो 1 नवंबर सन 2000 जब आएगा तो हमारा जो राज्य है 25 साल बने हुए कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो वर्ष जो चल रहा है ये रजत जयंती वर्ष के तौर पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अभी 25वां रनिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थात हमारी छत्तीसगढ़ की आयु अभी कितनी है? 25 वर्ष की आयु है हमारे छत्तीसगढ़ का। अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ कैसी अवस्था में पहुंच गया है? युवा अवस्था में पहुंच गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चले, बाकी ये सब यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं आगे, जो आपके दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे राज्य का जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो बोलते हैं अपन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस वर्ष मात्र 21,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, जीडीपी उस समय। लेकिन अब कितना हो गया है? अब ये हो गया है 5 लाख करोड़। याद रखिएगा, अब कितना हो गया है? 5 लाख करोड़ से भी पार हो चुका है। जब देखिए, प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर अब 1.5 लाख रुपए हो गई है। जब 2000 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 10,000 रुपए। लेकिन वही वर्तमान में कितना हो गया है? 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, पहले विश्वविद्यालय की संख्या 4 हुआ करती थी, वही अब बढ़ करके हो गया है 25। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब पहले विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी? 4 थी, वही अब बढ़कर यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी हो गई है भाई? यूनिवर्सिटी की संख्या हो गई है अब 25। याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब अपने बारे में लिखा है कि मैंने एमबीबीएस की सीट नहीं पाई है, ऐसा वैसा, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, हम अब याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की संख्या, मेडिकल कॉलेज की संख्या अब कितनी पहुंच गई है? 14 पहुंच गई है। ये सभी देखिए बजट में है, यही चीज आपको फोकस करना है, कौन कौन सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको बताते जाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी चीज आप पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक। ठीक है। हम्म, देखिए, अभी हम लोग कितनी खरीदी करते हैं? 1.5 करोड़ टन के आसपास। याद रखिएगा, अभी हम लोग धान की खरीदी करते हैं 1.5 लाख मीट्रिक टन के पास हम लोग धान की खरीदी कर रहे हैं। याद रखिएगा, और बिजली उत्पादन हम कितना कर रहे हैं? 18,000 मेगावाट। ठीक है, पहले कितना होता था? 7300 मेगावाट होता था, वही अब बिजली उत्पादन हम 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाया है। ठीक है, ये सभी चीज देखिए, याद रखिएगा, हमारा रायपुर, ठीक है, हमारा रायपुर एकमात्र ऐसी राजधानी शहर है जहां पे आईआईएम है, एम्स है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, सी पेट है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि आईआईएम कहाँ है, एम्स कहाँ है, एनआईटी कहाँ है, ट्रिपल आईटी कहाँ है, सी पेट कहाँ है, और एचएनएलयू, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये सभी हमारे राज्य के जो राजधानी है रायपुर में, वहीं सभी स्थित है भाई। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बस ऐसे ही तो पढ़ना है जी, और कुछ थोड़ी करना है। देखिए, मोदी जी की क्या योजना है? मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं हमारे भारत को। ठीक है, और उसी की संकल्पना के साथ हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। ठीक है, इस विजन से हमारा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रही है मोदी जी के विजन के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट में ज्ञान, ये अभी एग्जाम में भी पूछा था पीएससी प्री के कि ज्ञान, ठीक है, ज्ञान पिछले वर्ष सत्र में प्रस्तुत बजट में ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास की श्रृंखला का उसी विकास की श्रृंखला का अगला पड़ाव है। ठीक है, अगला पड़ाव है। और हमने पिछले बजट में ज्ञान अर्थात, ज्ञान मतलब जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी को केंद्र बिंदु बनाकर के योजना का निर्माण किया था। आज याद रखिएगा, उसी में आज गति देने के लिए, इसी में आज क्या करना है, जैसे ज्ञान में प्रगति, ठीक है, अगर ज्ञान में प्रगति चाहिए तो गति आवश्यक है। ठीक, ज्ञान में प्रगति चाहिए तो गति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे देखिए, इस बजट के शुरुआत में ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति जिक्र करना चाहूंगा, किसका, गति का। तो याद रखिएगा, गति का फुल फॉर्म अब हम लोग देखने वाले हैं, जो आगे जो कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गति का फुल फॉर्म। तो ये गति की जो बात कही गई है, उसमें जी का अर्थ होता है गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन, अच्छा शासन। ए का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना विकास में तेजी। टी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी। आई का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अर्थात औद्योगिक विकास। तो ये चारों जो गति का जो फुल फॉर्म है, ये आपको याद होना चाहिए। जी फॉर गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन, ए फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना विकास में तेजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी, आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अर्थात औद्योगिक विकास। याद रखिएगा, ठीक है। तो गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालीन लक्ष्य, देखिए मध्यकालीन लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2030 तक मध्यकालीन लक्ष्य रखा गया है। ये सब छत्तीसगढ़ विजन के लिए 2047 वाला जो अपन पढ़े हैं। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए कब तक का विजन रखा गया है, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए 2047 तक का विजन रखा गया है। ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कोई काम का नहीं है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए, ठीक है, जो भी योजनाएं की जो सुविधा है उनको हम सुनिश्चित आसान और डिलीवरी के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे याद रखिएगा कि ऑप्शन में ऐसा अगर आ जाए कि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी मतलब पहुंच के लिए, आपके घर तक पहुंच के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा लाइन क्या कहता है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नजर निगरानी के लिए रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है। अर्थात देखिए, सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का निर्माण किया है। और इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान, ये डेटा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस याद रखिएगा कि जो सरकार है योजनाओं की निगरानी कौन से पोर्टल के द्वारा करेगी, तो याद रखेगा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के द्वारा। अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही इस पोर्टल का नाम रखा गया है। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी, ठीक। दो, तो देखिए अगर आपको सरकारी सुविधा का योजनाओं का आसान पहुंच अपने घर तक होना चाहिए तो कौन से, डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा, ठीक। और आगे सरकार जो है योजनाओं का क्रियान्वयन की नजर कैसे रखे, किस पोर्टल के द्वारा रखेगी, तो याद है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के द्वारा रखेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए एक लास्ट,
सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, जेम पोर्टल। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा। जेम पोर्टल से खरीदी को अनिवार्य कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जेम पोर्टल। आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, ये ओपी चौधरी जी बोल रही है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने के लिए लक्ष्य रखा गया। इस पूरी मुहिम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्रैप ठीक का मूल्य उद्देश्य व्यवस्था की पारदर्शिता लाना और नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेप का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ब्रेप का फुल फॉर्म होगा आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नियमों में सरलीकरण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज मैं आपको पहले ही टिक कर दूंगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको भी आप देख सकते हैं एक बार एग्जाम के लिए। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके लिए एक ऐप का निर्माण किया गया है, सुगम ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये ऐप। ठीक है, सुगम ऐप का निर्माण किया गया है स्टाम्प से संबंधित, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग से संबंधित, जिसमें आप फर्जी रजिस्ट्री को रोक सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्री से संबंधित है। ये पोर्टल वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भाई, ये आप याद रखना ही चाहिए। ठीक है, पोर्टल वाला तो आपको याद रखना चाहिए कि सरकार कौन से पोर्टल के द्वारा योजनाओं पर निगरानी रखेगी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा पोर्टल चालू किया गया है। याद रखिएगा, जेम पोर्टल। ये दोनों आपके पोर्टल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि हकछोड़ और बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब कितना रुपए कर दिया गया है? 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है जी कि जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा सभी, इसको बता रहा हूं। जैसे मान लो एक पिता के 4 बेटे बेटी हैं। देखिए, एक बेटा का नाम है राम। ठीक है, ये बेटा वन करते हैं इसको, चलो बेटा वन, बेटा टू, बेटी वन, बेटी टू। ठीक, बेटी वन, बेटी टू। अब इन ये जो पिता है, पिता फादर, पिता लिख दो तो पी। ठीक है, अब इनमें बंटवारा होना है। तो पहले क्या होता था, जब भाई बहन के बीच बंटवारा होता था तो लाखों रुपए खर्च हो जाते थे। इसमें अब 500 रुपए का ही प्रावधान रखा गया है कि हक छोड़ क्या होता है? बहन को यदि आप जमीन देंगे और उनको त्याग करेंगे तो वो हक छोड़ कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने एवं प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की जा रही है। तो याद रखिएगा, ये जो योजना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएम सुशासन फेलोशिप योजना। अब ये देखिए, ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की जा रही है।
याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, कि ये इसका पर्पस किस उद्देश्य से चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये अभी एसीबी का मामला बहुत ज्यादा चर्चे में है, ये भी जा सकता नहीं है यहाँ पे पढ़ने का। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, लोक सेवक, ये वाला लाइन, लोक सेवकों अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक, अर्थात अधिकारी, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर जैसे पीएम एक्सीलेंट अवार्ड जो पीएम मोदी द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अब मिलेगा सीएम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा। जो लोक सेवक अच्छा काम करेंगे, उत्कृष्ट काम करेंगे, उनको सीएम एक्सीलेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सीएम एक्सीलेंस अवार्ड। जो जरूरी है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, जो आवश्यकता है ना। देखिए यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इसको मैं अलग दृष्टिकोण से ग्राफ के माध्यम से आपको आगे कल बताने वाला था। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसको बता देता हूँ। देखिए, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, पहले बजट अर्थात। देखिए सरकार का ये दूसरा बजट है, ओपी चौधरी इस बार दूसरी बार बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले बार इसके पहले किया गया था, अभी दूसरी बार किया जा रहा है ओपी चौधरी जी के द्वारा। अब 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले रखा था पूंजीगत व्यय के लिए, लेकिन इस बार इसमें वृद्धि करते हुए, कितना वृद्धि, याद रखिएगा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि किया गया है 18% का, और इस बार इसमें प्रावधान रखा गया है 26,341 करोड़ का। 26,341 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कुल बजट का कितना प्रतिशत है, जो कुल बजट का 16% है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार का जो बजट है 1,65,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, याद रखिएगा, 1.65 लाख करोड़। ठीक है, चलिए देखिए, जिन लोग इंजीनियरिंग वाले हैं भाई, उन लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियर की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि विभागों में इंजीनियर्स की कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती वित्तीय वित्तीय अनुमति दे दिया गया है। ठीक है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो एवं अधिकारी का पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती के लिए वित्तीय अनुमति दी जा चुकी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे बजट में कहा भी गया है, याद रखिएगा भाई। ठीक, अब देखिए, हमारी सरकार ने सड़कों के लिए भी रोड प्लान 2030 तैयार किया है, रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, ठीक है, राजधानी से जिला को जोड़ेगी,
जिला से जिला को जोड़ेगी, जिला से विकास खंड को जोड़ेगी और विकास खंड से विकास खंड स्तर तक चौड़ीकरण और उन्नत सड़कों का जाल बिछाने का काम करेगी। एक तो रोड का चौड़ीकरण होगा और रोड बनाने का काम इसी के द्वारा किया जाएगा। रोड प्लान 2030 के द्वारा तैयार किया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, हमने छोटे शहरों, ठीक है, तो याद रखिएगा एक योजना है शहर के लिए जिसमें नगर पंचायत नगर पालिका को के विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में एक नई योजना का प्रारंभ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। ये आप याद रखिएगा, ये शहरी क्षेत्र के लिए लागू होगा, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों में भी लागू करने हेतु एक योजना चालू किया गया है, OPRMC। इसका फुल फॉर्म होगा आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट योजना। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये आपका राज्य मार्गों और मुख्य जिला मार्गों में रख रखाव करने के लिए। ठीक है, आप देखे होंगे कि यहाँ पे रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता है राज्य मार्ग और मुख्य जिला मार्ग का। इसके लिए जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था थी, वैसे ही अब OPRMC लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए मतलब इसी योजना में चालू किया जाएगा, इसी बजट के दौरान, जिसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपका एडीओ वाले हैं उन लोग ध्यान दीजिएगा। एडीओ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पक्की 12 मासी सड़कों के निर्माण के लिए हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जी PMGSY, अर्थात इसके लिए 800, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए याद रखिएगा कितना, 845 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पीवीटीजी के लिए, अर्थात देखिए विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के पक्की सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत MMGSY के अंतर्गत 119 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। ठीक है, ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जी। ठीक है, आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए याद रखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। नगर निगम, नगर निगम में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरो उत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी और इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। जितने मैं योजना बताते जा रहा हूं सबको एक कॉपी में आप लोग नोट करते जाइए, जैसा हूबहू लिखा है वैसे ही आप एक कॉपी में क्या लिखेंगे, नगर निगमों में सुनियोजित विकास हेतु मुख्य मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी और ब्रैकेट में लिखेंगे 500 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, वैसे ही ये सभी आप एक एक पेज में नोट डाउन करते जाइए जितना मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा 2 से 3 पेज ही बनेगा, जितने 100 पेज ओपी चौधरी जी ने 100 पेज लिखा है, लेकिन आपकी कला आपको 3 पेज में ही लिख के खत्म करा देगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, नदी जोड़ो जो कार्यक्रम चलता है उसमें याद रखिएगा एक सरकार के द्वारा किया जा रहा है
महानदी, इंद्रावती नदी और केवाई नदी, इनको हसदेव नदी से, महानदी, इंद्रावती नदी और केवाई नदी को हसदेव नदी से आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कराने हेतु सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, महानदी, इंद्रावती नदी और केवाई नदी, तीनों नदी को मिलाने के लिए हसदेव नदी में सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, केंद्र सरकार के एनसीआर के तर्ज पर एससीआर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। एससीआर का मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, और इसके लिए एक कार्यालय का भी निर्माण किया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन रीजन कार्यालय। ठीक है, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के लिए सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अर्थात सर्वे किया जा रहा है कि रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो ट्रेन चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है, बाकी सब ये रायपुर के बारे में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 निर्माण, पंडरी से गोवा, पंडरी से मोआ फ्लाईओवर निर्माण, एक्सप्रेस वे फेज 2 निर्माण। अब देखिए, ये याद रखना है, कटघोरा से दीपका 4 लेन बनेगा, कटघोरा से दीपका 4 लेन बनेगा। कोरबा कटघोरा वाले खुश हो रहे होंगे, है ना भाई। रायगढ़ से लाइंग महापल्ली 4 लेन बनेगा। अब रायगढ़ वाले भी बहुत खुश हो रहे होंगे, गुई गुई गाड़ी चलाएंगे करके। ठीक है, अंबिकापुर के अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग की ओर ये भी 4 लेन बनेगा। अंबिकापुर वाले भी खुश हो जाइए भाई अब। ठीक है, 4 लेन बनेगा। ये सभी प्रमुख रूप से रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पेयजल व्यवस्था हेतु जल जीवन मिशन योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसको भी आप लोग पेज में एक एक बॉक्स, एक एक पॉइंट बनाते बनाते लिखते जाइए, और यही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है जी। ठीक, चलिए अब आते हैं टेक्नोलॉजी में। अभी आप देख रहे होंगे कि एआई का बहुत ज्यादा चर्चे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सभी आपके बहुत ज्यादा चर्चे में है भाई। अभी तो आप ये भी देख रहे होंगे, कई कोचिंग वाले एआई के माध्यम से फ्री में मतलब वो करा रहे हैं। जैसे अब टीचर की आवश्यकता नहीं है, एआई खुद क्वेश्चन पढ़ते जा रहा है और आंसर भी बताते जा रहा है। ठीक है, इतना भी हो गया, सबका नौकरी खाने वाला है एआई अब। अब देखिए, जैसे एक योजना प्रारंभ कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। ठीक है, इस बजट के माध्यम से घोषणा कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मतलब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे मोबाइल टावर नहीं रहता है, वहां पे अब मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत टावर लगाया जाएगा। ठीक है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए बीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक, देखिए, जो जो योजना लिखा रहता है बजट में वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ई धरती योजना, देखो नया नया योजना निकल के बाहर आ रहा है भाई। ई धरती योजना के अंतर्गत भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के लिए 48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा, ई धरती योजना।
ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, डीपली जो क्वेश्चन पूछता है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। चलिए यहाँ पे देखिए, नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल फॉर्म, ठीक है, तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए इतने का प्रावधान, 195 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और यही चीज आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नया रायपुर में। और स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जांजगीर चांपा। ठीक, ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 लागू है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और योजना मिल गया आपको, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नति योजना। ये सभी योजना के बारे में देखना है भाई आपको कि इसके लिए कितने का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, कम से कम ये याद रखें इसका शुरुआत कब किया गया है। ठीक है, इसीलिए बजट पढ़ा जाता है कि कौन कौन सी योजना को फोकस किया जा रहा है, और इसी से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बजट में जिस योजना को फोकस किया जाता है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये पेज बता रहा हूँ, स्वयं वित्त मंत्री जी ने लिखा है वही पेज। ठीक है, ताकि आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा पेज 100 पेज तक आपको बताऊंगा, अभी हम लोग पहुंच गए हैं 30 पेज में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नया रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि अ, आवंटन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यालय कहाँ खुलेगा? नया रायपुर अटल नगर में। ठीक है, इसका जिला उद्योग कार्यालय कहाँ खुलेगा? राजनांदगांव में, जगदलपुर में, कोंडागांव में, बालोद में, महासमुंद में और बिलासपुर में इसका निर्माण किया जाएगा, जिला उद्योग कार्यालय के लिए। ठीक, अब देखिए ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, उसी के अनुसार ही वित्त मंत्री जी बता रहे हैं कि वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर, स्थिर दर पर हमारे राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना प्रतिशत अनुमानित है? 7.51% वृद्धि अनुमानित है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि अनुमानित है। ये देश का बात कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले में राज्य की बात कर रही है। ठीक, याद रखिएगा, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में जो जीएसडीपी है वो आपका 7.51% वृद्धि अनुमानित है, और आपका देश का जो है जीडीपी वो 6.4% अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपका स्थिर भाव पर था ना? ठीक है, ये आपका स्थिर भाव पर था, स्थिर भाव पर।
अब देखते हैं प्रचलित दर पर। ठीक, प्रचलित देख, स्थिर भाव मतलब क्या हो जाता है, 2011-12। ठीक, अब प्रचलित मतलब अभी है ना, वर्तमान जो चलते रहता है उसके साथ, मतलब 2023-24 वाला बात दिया, 2024-25। ठीक, प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी, इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2023-24 में कितना था, 5,12,107 करोड़ अनुमानित था, जो 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है, 5,67,880 करोड़ अनुमानित है। याद रखिएगा, जो कि कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10.89% अनुमानित है वृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा, जो भी अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए, और आप इसको अपने आ, एक पेज में जरूर लिख लीजिएगा, और इसी को आपके एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6 लाख, ये बजट के बारे में बात कर रही है ना, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 12% की वृद्धि हुआ है जीएसडीपी में। ये आपके बजट के अनुसार है ना, वर्ष 2025-26, अभी इकोनॉमिक सर्वे थोड़ी पढ़ रहे, अभी बजट पढ़ रहे, इसमें आप देखिएगा तो 6,35,918 करोड़ पहुंचने का आकलन किया गया है। याद रखिएगा, क्या, राज्य का जीडीपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024-25 स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितना, 5.38%, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में इकोनॉमिक सर्वे में। औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योग में 6.92%, और सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि अनुमानित है। याद रखिएगा, ये आपका राज्य वाला है। ठीक, अब राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र 3.76, औद्योगिक क्षेत्र में 6.22, और सेवा क्षेत्र में 7.22 की वृद्धि अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। यह आपका हो गया राज्य का और केंद्र का। केंद्र का भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, जितने नीले में कर रहा हूं वो केंद्र का है, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का 6.22, और आपका सेवा क्षेत्र का 7.22, ये सभी आपको याद होना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,857 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि है, 9.37% वृद्धि है। एक देखिए, 1,62,870 रुपए, ये डेटा आपको याद रखना है। ये प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपए, ये प्रति व्यक्ति आय है। याद रखिएगा, वर्ष 2023-24 में। ठीक, और कितना प्रतिशत की वृद्धि है पिछले की तुलना में, अगर तुलना करें 2022-23 से, तो 9.37% की वृद्धि हुई है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे, पिछले साल अयोध्या में भव्य मंदिर, राम मंदिर निर्माण की स्थापना के बाद हम छत्तीसगढ़ के भांचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन योजना जो चल रहा है, रामलला दर्शन योजना, उसके लिए कितने, ठीक है, रामलला दर्शन योजना के लिए
36 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और अब तक कितने लोगों को, कितने श्रद्धालुओं को इसका दर्शन कराया जा चुका है? तो 22,000 से अधिक लोगों को दर्शन कराया जा चुका है। याद रखिएगा, रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जब आप योजना पढ़ेंगे तब अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ बनाया जाएगा, जिसके लिए 59 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और डोंगर, ये आपका बमलेश्वरी माता मंदिर के सामने वाई शेप का पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए 21 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। ये डोंगरगढ़ के लिए संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ जो मेला लगता है, ठीक है, उसके लिए 8 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जो सिंधु दर्शन करना चाहते हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, अमाउंट नहीं लिखा गया है। देखिए, एक योजना चल रही थी जिसको भूपेश सरकार ने बंद कर दिया था, भाजपा सरकार ने फिर चालू किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थ यात्रा योजना को पूरा चालू, पुनः चालू कर दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ यात्रा योजना। ठीक, इसके लिए 2.5 लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी मंदिर, स्वर्ण मंदिर इत्यादि धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः प्रारंभ किया था। पिछले वर्ष ही प्रारंभ कर दिया गया, पिछले वर्ष की बजट में। तो याद रखिएगा, ये आपका 2024-25 के बजट में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसके लिए इस बार जो बजट है उसमें 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा योजना फिर पूरा कब चालू किया गया है? तो याद रखिएगा, 2024-25 के बजट में से इसमें प्रारंभ करने की बात कही गई थी। ठीक, 36 पेज में पहुंच गए हैं। ये सभी आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जनजाति गौरव दिवस का यहाँ उल्लेख है। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 नवंबर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये भी, है ना। अब देखते हैं युवा और रोजगार से संबंधित, मतलब हम लोग से संबंधित। ठीक है, क्या क्या प्रावधान है देख लीजिएगा। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। वीजा वीजा देखो, यहाँ घूमने घामने के लिए दिया गया है, पढ़ाने की उम्र में घुमा रहे हैं हम लोग को। ये आयु वायु बता रहा है भाई, घुमाने का काम कर दिया गया है युवा लोग को। देखते हैं आगे क्या क्या कहा गया है युवा शक्ति के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, युवाओं को यहाँ पे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं भाई, बाकी ये सब काम आप लोग छोड़िए। ठीक है, युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 26 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है।
हमारे द्वारा नया रायपुर में निफ्ट की स्थापना करने का निर्णय रखा गया है। याद रखिएगा, निफ्ट की स्थापना अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी है निफ्ट। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी का भी अब स्थापना किया जाएगा नया रायपुर में। कहाँ किया जाएगा? नया रायपुर में। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इन कलाकृतियों को भी नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन करने का किया जाएगा। जैसे कौन कौन से आर्ट? याद रखिएगा, बेल मेटल आर्ट, कोसा आर्ट, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट, ये सभी को अब प्रमुख रूप से उभारा जाएगा। ठीक है, निफ्ट के माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। देखिए, 12 नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज खुलेगी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नर्सिंग वाले लोग ध्यान दीजिएगा। बलरामपुर में खुलेगा, दंतेवाड़ा में खुलेगा, जाई चांपा में खुलेगा, बीजापुर में खुलेगा, कुरूद में खुलेगा, जसपुर में खुलेगा, नया रायपुर में खुलेगा, बैकुंठपुर में खुलेगा, पुसौर में खुलेगा, कांकेर में खुलेगा, कोरबा में खुलेगा, महासमुंद में खुलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जगह नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, ये नर्सिंग वाले लोग ध्यान दीजिएगा, जिन लोग को नर्सिंग करना हो उन लोग याद रखिएगा, ये 12 जगह नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। ठीक है, इसके लिए 34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अब शासकीय 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। फिजियोथेरेपी, ये आपका एक बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जसपुर, रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डॉक्टरी फील्ड से हैं उन लोग के लिए ये जानने की आवश्यकता है। ठीक है, जिन लोग अभी युवा हैं, जिन लोग को नर्सिंग करना है उनको, जिनको फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करनी उनके लिए है। ठीक है, ITI भी खुलेगा। कहाँ खुलेगा? जसपुर जिला के कुस्तूरा में। कुस्तूरा में, ठीक है, जसपुर जिला के कुस्तूरा में नई IIT के लिए बेटी प्रावधान किया गया है। IIT, सॉरी IIT बोलता हूँ, ITI। ठीक है, अब देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी इसका उल्लेख है, इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़े थे हम लोग। बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है उसमें एक स्थित है गांव धुड़मारास। ठीक है, यहाँ कायाकिंग वगैरह नाव नाव का वो किया जाता है, जिसमें UNWTO अर्थात वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। ठीक, दूरमारास कौन से जिले में है? बस्तर जिले। बस्तर जिले के कौन से घाट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के इसमें चयन किया गया है। अब आते हैं दूसरा, जसपुर। जसपुर का है मधेश्वर पहाड़। ठीक है, जसपुर का है मधेश्वर पहाड़, जिसके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, प्राकृतिक प्रतिकृति का शिवलिंग माना गया है। याद रखिएगा। और दोनों आपको मेरे आज ही के यूट्यूब में भी दिख जाएगा, इसीलिए मैं डाला था क्योंकि ये दोनों बजट में प्रावधान है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही पे याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़ के पास मयाली नेचर कैंप भी है। ठीक है, मयाली नेचर कैंप। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका पेज नंबर 45। ठीक है,
पेज नंबर 45। और ये आपका बीएड डीएड जो कर रहे हैं और जिन लोग टेट क्वालिफाई कर लिए हैं उन लोग के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षक वर्ग के लिए, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है शिक्षक वर्ग के लिए। ठीक, क्या कहा गया है? 20 विभागों के लगभग 10,000 पदों के भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। ये सभी के लिए, जितने भी भर्ती होंगे उनके लिए बात कहा गया है। ठीक है, आने वाले वर्ष में विष्णु देसाई जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो स्कूल भर्ती वाले हैं, स्कूलों की शिक्षकों और कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यहाँ पे बात कहा गया है स्वीकृति का। ठीक है, यहाँ पे बात कहा गया है स्वीकृति का, तो याद रखिएगा जो शिक्षक भर्ती वाले हैं यहाँ पे कहीं भी 20,000, 20,000, 10,000 ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। वो कोचिंग वाले कई लोग डाल रहे हैं कि 20,000 शिक्षक भर्ती का, शिक्षक लोगों की भर्ती की जाएगी। ये सभी व्यू पाने के लिए, अपने कोचिंग को चलाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, कहीं भी देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, ये वित्त मंत्री गोपी चौधरी जी के द्वारा लिखा हुआ है और इसी को सदन में, विधानसभा में बोला भी गया है उनके मुख से। इसी को पढ़ के जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को ही पढ़ा गया हूबहू। ठीक है, याद रखिएगा, स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेज के शैक्षणिक पदों के भर्ती के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति भी इसी वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। अभी दिया नहीं गया है, इसी वित्तीय वर्ष में 2025-26 वित्तीय वर्ष चल, इसमें स्वीकृति दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा ये तो बात की बात है, स्वीकृति दिया जाएगा ऐसा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। खेल, अब आते हैं खेल वाले सेक्शन में। देखिए, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अनेक प्रावधानों में से, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही चीज मैं टिक लगाऊंगा, ये सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेडियम कहाँ बनेगा ये सब। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं ऊपर में, लेकिन जो चीज मैं छोड़ा हूँ वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, बैडमिंटन कोर्ट और मिनी स्टेडियम ये बनेगा। तो याद रखिएगा ये फुटबॉल स्टेडियम को, जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम बनेगा और इन सब के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो याद रखिएगा फुटबॉल स्टेडियम को, जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम। नगरीय निकाय में आ जाइए अब। याद रखिएगा ये वाला लाइन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए अमृत मिशन के तहत कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? 744 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सबके लिए आवास योजना के लिए, सबके लिए आवास योजना के लिए 875 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, एक योजना प्रारंभ कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना। इस योजना को प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये सभी योजना नए हैं, ठीक है, जिसको इस बजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हमारे द्वारा यह योजना प्रारंभ की जा रही है इस वित्तीय वर्ष में। ठीक है, जिसके लिए कितने का प्रावधान रखा गया है? जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा। ग्रामीण विकास की बात करें, देखो एडीओ वाले ध्यान दीजिएगा ना, एडीओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। एक देखिए, ये
गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ये सभी एडीओ में पढ़ते हैं ना, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। आगे महतारी सदन महतारी सदन, ठीक है। 146 विकास खंड, 146 एक विकास खंड में 10 महतारी सदन खोले जाएंगे। जो जिस गांव की जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3,000 से अधिक है वहीं खुलेगा। तो याद रखिएगा महतारी सदन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख आवास देने का प्रावधान रखा गया है। मतलब जब तक बनेगी 18 लाख अपने को बनाना है, ऐसा कहा गया है। ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये यहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जबकि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी के लिए ये जो जनमन योजना के तहत, ठीक है, जनमन योजना के तहत 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये आवास वाला है ना, जनमन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए, इस बार ध्यान से देखिएगा, पहले जो पहिया वाहन रहता था उनको नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार जिनके पास दो पहिया वाहन है, उनको भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। और जिनके जिनके पास जिनके पास 2.5 एकड़ तक की जमीन है, सिंचित जमीन, हाँ, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, और जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नवा रायपुर अटल नगर के बारे में देख लेते हैं। वहां का तो बिकट, चलो देखते हैं नवा रायपुर अटल नगर में क्या क्या है। आरबीआई का ऑफिस है, यूनियन बैंक का ऑफिस है, इंडियन ओवरसीज बैंक का ऑफिस है, पीएनबी का ऑफिस है, बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है, एनटीपीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, एनटीपीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है। बालको कैंसर अस्पताल, याद रखे बालको के नाम से नया रायपुर में, न कि वहां है। ठीक। और सत्य साई हॉस्पिटल जैसी यहाँ पे हार्ट का वो होता है, सर्जरी फ्री में। ठीक। अब देखिए यहाँ पे नया रायपुर में और क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, आईटी क्षेत्र के भी बड़े बड़े यहाँ पे केंद्र उभर के सामने आ रहे हैं। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, नया रायपुर का गोल्फ कोर्स। यहाँ पे गोल्फ नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में संभव हुआ है। ठीक है, बहुत बेहतरीन जगह है। एक बार अगर नया रायपुर जाएंगे तो जरूर घूम के आइएगा। चलो अब देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत देखिए। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था पिछले वर्ष, लेकिन इस बार आपको याद रखना है, इस बार रखा गया है 5,500 करोड़ का प्रावधान इस बार रखा गया है। याद रखिएगा, पहले 3,000 का था पिछले वर्ष में, और इस बार 5,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है।
तारागढ़ के दानसरा गांव में बहने बहने जो है महतारी बंधन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। देखो कितना अच्छा काम कर रही हैं भाई। ये याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। वन स्टॉप सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। बाकी और यहाँ पे जरूरत नहीं है। समाज कल्याण विभाग देख लेते हैं। ये आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ईडीओ के लिए। ठीक है, जितने हम देख रहे हैं सब ईडीओ के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4.1 करोड़ का प्रावधान। दिव्यांग जनों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जो जो योजना है मैं उसी के बारे में पहले आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा विभाग देख लेते हैं, पीडीएस वाला। पीडीएस में कोई काम का नहीं है ना। शिक्षा, चलो शिक्षा में आपका काम का है पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ का प्रावधान। चलो यहाँ पे देखिए, 5 जिलों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जिलों सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ और जसपुर, यहाँ पे साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी 5 जिलों, सरगुजा ऊपर, बस्तर नीचे, बलरामपुर, रायगढ़ और ये आपका जसपुर। तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम इजी है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका सरगुजा में, ये आपका बलरामपुर में और ये आपका रायगढ़ में और ये आपका जसपुर में और यहाँ पे आपका बस्तर में, यहाँ पे बनेगा आपका साइंस पार्क। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तीन आपके सरगुजा संभाग, एक राय बिलासपुर संभाग, एक बस्तर संभाग। ठीक, 5 जगह। चलिए अगला लाइन देखिएगा। कितने महाविद्यालयों को 25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ गया आपका। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, जो आप आयुष्मान कार्ड बनवाए ना इसी के तहत, इसके लिए 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। या, याद रखिएगा। और एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1850 का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, आयुष्मान वाले के लिए, स्वास्थ्य विभाग वाले। ये सभी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्वास्थ्य विभाग वाले को। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको छोड़ते जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कई लोग को जानकारी के लिए आवश्यक होता है।
अब कृषि वाला टॉपिक देखते हैं इसी में ना। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश, खरीफ वर्ष मतलब 2024-25 है ना, जो लास्ट नवंबर से जो चलता है ना, उसके लिए याद रखिएगा 25,49,हजार किसानों की संख्या याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25,49,हजार किसानों से 1,49,00,000 टन धान की खरीदी किया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतर की राशि किस कौन सी योजना के तहत देते हैं जी? कृषक उन्नति योजना के तहत देते हैं, जिसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा। चलो देखिए, ये आपका कृषक उन्नति योजना के लिए कितने हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है? 10,000 करोड़। इसके अंतर्गत जो अपन बोनस लेते हैं ना, वही राशि इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,65,000 भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए की राशि मिलती है इसमें। ठीक है, इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि मिलती है। और इसके लिए कितने का प्रावधान रखा गया है? 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये सभी लाइन आपको लिखना है अपने कॉपी में। ठीक, आगे देखिए। कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत 3,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके राज्यांश के लिए राज्यांश जो राज्य सरकार पैसा लगाएगी, 750 करोड़ पैसा लगाएगी। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत बजट में 80 करोड़ का प्रावधान है। मैं जो बोल रहा हूँ एक पेज में आप लिखते जाइएगा, जो चीज मैं बता रहा हूँ उतना ही चीज को 2 से 3 पेज में आपका ये सभी खत्म हो जाएगा, और उसी को ही आपके एग्जाम में पढ़ना है। मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्लियरिफाई कर लें कि इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 पेज 100 पेज लिखा है, लेकिन 100 पेज में भाषण ज्यादा रहता है। काम की चीजें जो है 2 या 3 पेज का काम रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिए। कृषक समग्र विकास योजना समग्र विकास योजना, इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। देखिए, याद रखिएगा एक चीज, इसको बताने का एक और पर्पस है, क्योंकि जितने भी नई नई योजना है, नया चीज है, वो आपको यहाँ के माध्यम से बता सकता हूँ। मान लो कभी अलग अलग पेज के हिसाब से बनाता तो कई जगह कई चीज छूट जाता, लेकिन यहाँ पे छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक चीज मैं आगे देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कृषक समग्र विकास योजना कभी पहले सुने ही नहीं थे, ठीक, यहाँ पे इसके बारे में उल्लेख मिल गया, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि स्थापना का इसका प्रारंभ कब से हुआ है, कौन किया है, कब किया है, कैसे किया है, ये सभी चीजें। ठीक है, हालांकि मैं करंट अफेयर में ये सब लेके चलूंगा आगे। ठीक है, चलो सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, सभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, देखिए यहाँ पे नया चीज मिल गया आपको, कृषि अपन पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा कृषि टॉपिक के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण योजना दिख गया को। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
ये देखिए, अपन पढ़ते थे एडीओ में, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान, 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। बागवानी के क्षेत्र में देखिए, एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। देखिए, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत हल्दी और अदरक की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक, आगे अपन पढ़ते हैं श्वेत क्रांति, उसके अंतर्गत यह देख सकते हैं, डेयरी विकास समग्र परियोजना, इसके लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मत्स्य में देखिए, मत्स्य वाले में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा में है। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अंजोरा, जो अंजोरा दुर्ग, यहाँ पे एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। ठीक है। अब याद रखिएगा महत्वपूर्ण, बिलासपुर में भी एक निर्माणाधीन है। ठीक है, यहाँ भी बन रहा है, बना नहीं है। ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय। जल संसाधन में आ गए। अटल सिंचाई योजना, अटल सिंचाई योजना की जब बात करें, अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5,000 करोड़ व्यय करके कितना खर्च किया जाएगा, 5,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। और सिंचाई क्षमता सुनिश्चित कितना, 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी योजना के तहत, अटल सिंचाई योजना के तहत। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अटल सिंचाई योजना। देखिए कितना मस्त मस्त जानकारी आपको मिल रहा है जी। देखिए, याद रखिएगा, चरण पादुका योजना ये बंद कर दिया गया था, इसको पुनः चालू किया गया है। ठीक है। और इस बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, 50 करोड़ का पुनः प्रावधान भी रखा गया है। ठीक है। चरण पादुका किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तेंदु पत्ता संग्रहण से संबंधित है, याद रखिएगा। चरण पादुका में चप्पल। चलो यहाँ पे देखिए, हरा सोना किसको बोलते हो, हरा सोना के नाम से जाना जाता है तेंदु पत्ता को। और आप देखे होंगे कि जो तेंदुपत्ता जो संग्रहण करने वाले हैं उनको इस योजना के तहत 5500 रुपए की राशि मिलती है प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा में 50,000 पत्ते होते हैं। ठीक है, एक मानक बोरा में कितने पत्ते होते हैं, 50,000 पत्ते होते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा 204 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अगला जो आप देखेंगे, ठीक है, कि राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक, ये राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन के लिए 40 करोड़ का प्रावधान है। ये सभी योजना आपको याद रखना है जी। ठीक है, जनजाति समुदायों के विकास के लिए क्या क्या काम किया गया इस बजट में देखते हैं। कि बुनियादी सुविधाओं और संरचना के लिए 221 करोड़ का प्रावधान है, कोई काम का नहीं है।
चलो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धरती आबा, ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, पीएम जनमन के तहत पीडीसी जन समुदाय को सभी योजनाओं को सैचुरेटेड करने के लिए स्कूल शिक्षा वेलफेयर आवास निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बस्तर क्षेत्र देखते हैं, इसमें क्या रखा गया है। देखिए स्पष्ट रूप से देखिए कि इस बार के जो बजट में बस्तर और सरगुजा को विशेषकर फोकस करके बनाया गया है। ठीक है, बस्तर में क्या क्या है देखो, एजुकेशन सिटी है बस्तर में, कोटा केबिन है, प्रयास विद्यालय है, छूलो आसमान है, लाइवलीहुड कॉलेज है, नन्हे परिंदे हैं। ठीक है, ये सभी बस्तर में संचालित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अमित शाह जी आए थे, अमित शाह, और अमित शाह ने घोषणा किया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। अभी तक 305 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। ठीक है, और 1000 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये डेटा बजट के अनुसार है, याद रखिएगा। इस बार का जो ओलंपिक बस्तर ओलंपिक हुआ है, ठीक है, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है? 1,65,000 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें से 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी थे जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम बस्तर ओलंपिक जो पढ़ाया था उसमें मैं ये सब चीज क्लियर कर चुका था। ठीक है, और बस्तर ओलंपिक के लिए इस नए वित्तीय वर्ष में बस्तर ओलंपिक के लिए कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियत नेल्ला नार अर्थात मेरा सुंदर गांव या आपका सुंदर गांव, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोंडा गांव में नवनिर्मित एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी वर्ष प्रारंभ होगी बनना। अब ये सरगुजा अंचल के बारे में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखिएगा, पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 करोड़ प्रावधान रखा गया है इस बजट में। चलो यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बस्तर प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। अब देखते हैं 81 ऊर्जा पेज। एकल बत्ती कनेक्शन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए पीएम कुसुम योजना, देखिए ये सभी योजना अभी चर्चे में है जी। ठीक है, अब अगर है तो नीचे आ जा भाई। पूर्ववर्ती सरकार ने अत्यंत उदासीन रखा है, किंतु अब ये जो सरकार है, विष्णु देव सरकार ने इसके लिए 362 करोड़ का प्रावधान रखा है। ठीक है, आप बिजली बिल से मुक्त बिजली योजना के लिए सरकार के जो पीएम सूर्य ऊर्जा घर योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पीएम सूर्य घर योजना के लिए। ठीक है, आगे देखिए, पीएम सूर्य घर मॉडल, सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल विलेज, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। ठीक, राजस्व देखते हैं, राजस्व में कुछ काम का चीज, 82 पेज पहुंच गए हम लोग। काम का नहीं है, कानून व्यवस्था देखते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नवीन साइबर थाने खोले जाएंगे। एक आपका बलौदा बाजार, दूसरा आपका धमतरी, तीसरा आपका महासमुंद, चौथा आपका जांजगीर चांपा, पांचवा आपका जसपुर। यही खोले जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एंटी नारकोटिक्स के टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा 10 जिलों में, ऐसा। रायपुर नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, 10 जिलों में किया जाएगा, याद रखेगा। रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव, कोरबा। इसके साथ ही विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी के तर्ज पर एसओपी, एनएसजी के तर्ज पर एसओपी अर्थात स्पेशल और ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया गया है। ठीक है, किया जाएगा। और राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ अर्थात स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बस्तर फाइटर का योगदान बहुत सराहनीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नौगठित जिले में अजाक थाना, देखिए 6 नौगठित जिले में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर, सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना। ठीक, सुकमा जिले में 2 नक्सल प्रभावित ग्राम एलमागुंडा और डब्बा कुंटा में नवीन पुलिस थाना। तो याद रखिएगा, ये अजाक थाना। ठीक, अनुसूचित जाति कल्याण थाना, इसको अजाक मतलब अनुसूचित जाति कल्याण थाना। ठीक है, कोरबा, जांजगीर, सूरजपुर में महिला थाना। अभी वर्तमान में राजनांदगांव में महिला थाना का उद्घाटन कर दिया गया है रमन श्री के द्वारा। ठीक है, जनसंपर्क वाला सेक्शन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो आपको याद रखना है, पत्रकार सम्मान निधि पर क्या चल रहा है आज, पत्रकार सम्मान निधि। ठीक है, इसमें पहले 10,000 की राशि थी, उसको बढ़ा करके डबल करते हुए 20,000 की राशि कर दिया गया है। कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी जो है उसके लिए भी अब 53% महंगाई भत्ता करने का निर्णय लिया गया है।
लेकिन जो पेमेंट आएगा मार्च का अप्रैल में जब मिलेगा वही से प्रारंभ होगा। ठीक है, जो मार्च का पेमेंट वो अप्रैल में मिलेगा, वही बढ़ करके मिलेगा। वित्तीय अनुशासन याद रखिए, इसमें से अपने को क्या क्या देखना है। देखिए यहाँ पे प्राप्ति, वर्ष 2024 वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है। कितना प्राप्ति का अनुमान है? 1,65,100 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। ठीक है, कुल प्राप्तियों में राजस्व, राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति है ना, राज्य की राजस्व प्राप्तियां, ये सभी लाइन एक पेज में लिख कर रखेंगे। केंद्र से प्राप्तियां कितना है? 65,000 करोड़, एवं पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? 24,100 करोड़। ठीक, राज्य की प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, ये एक पेज में लिख के रखिएगा, कभी आ जाए तो आंसर बनाते बन जाएगा। ठीक है, ठीक, ये भी पढ़ने लायक है। व्यय, वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1,38,191 वर्ग करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरानवे पेज, राजस्व राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,41,000 करोड़ और कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, राजस्व का प्राप्ति मतलब कितना पैसा प्राप्त हुआ है ये, और कितना पैसा खर्च करी है ये। ठीक है, देखो पेट्रोल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से सस्ता हो जाएगा भाई, 1 रुपया सस्ता प्रति लीटर में पेट्रोल ना। ठीक, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा दिए हैं भाई। देखिए ये जो बजट है किसका प्रतीक है? तो आस्था का प्रतीक है। ये जो ये जो बजट है आस्था का प्रतीक है। पहला ए फॉर एस्पिरेशनल, अर्थात यह बजट एस्पिरेशनल है। एस स्ट्रेटेजी, यह बजट स्ट्रेटेजी है। तीसरा टी ट्रांसफॉर्मेशनल, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है। एस ऑनेस्ट, ठीक है, और ए एक्शन, यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की रूपरेखा है। इस आधार से आप देखेंगे तो आस्था का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए लास्ट में कहा कि अध्यक्ष महोदय, यदि ज्ञान को आगे बढ़ाना है तो गति को अपनाना ही होगा।
ये हो गया 98 पेज। लास्ट चलते हैं, और यहाँ पे शायरी वगैरह भी लिखे हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ 2025-26 की का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा। और यही होता है हमारा जय भारत जय छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये आपका हो गया बजट। इतना ही आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है, और यही ओपी चौधरी जी के द्वारा भाषण में ही बोला गया है, और इतना ही चीज ही याद रखेंगे। आप खुद देखे होंगे, जब आप नोट्स बनाए होंगे तो मुश्किल से 2 से 3 पेज गया होगा, उससे ज्यादा नहीं। और ओपी चौधरी जी इनको उनको भाषण देना था, सदन के सामने रखना था, इसीलिए उनको 100 पेज बनाने में लग गए, और आपके एग्जाम के लिए वो मुश्किल से 2 से 3 पेज बनेंगे। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद भी बजट का 2-3 पीडीएफ भी प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम वाला बनाया बनाया गया है, उसको भी मैं कल डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। आप बजट को इतना चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं से हम लोग कुछ दिन बाद एमसीक्यूज के फॉर्म में भी बनाने वाले हैं, और यही चीज आपका रिपीट हो जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई किया कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और या किस टाइप का और क्लास चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास से आप लोग जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको चैनल पसंद आए, या वीडियो पसंद आए, या क्लास पसंद आए, तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जितने इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। और जिन लोग जुड़ते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके एक बार जरूर देख लिया कीजिए। ठीक है, तो और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट अवश्य करें। जितना ज्यादा अच्छा हो, मैं कंटेंट देने की आप लोग की प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शुभ रात्रि।